दीपक सिंगल वेलकम यू ऑल टू द प्लेटफॉर्म ऑफ एडू प्रेपरेटर। आइए दोस्तों बात करते हैं सेकंड वीक की बारे में, फेब्रवरी मंथ, जहां पर 8 ऑफ फेब्रवरी से वैलेंटाइन डेट्स वाले दिन तक के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हम लोग करने वाले हैं कवर। तो 14 ऑफ दिसंबर तक ये वीडियो रहने वाली है। कुछ बहुत इंपॉर्टेंट 41 करंट जो है वो मैं इसमें कवर करूंगा। प्लीज वीडियो को अंत तक देखें। जो भी फरवरी मंथ के इंपॉर्टेंट करंट बन सकते थे उस वीडियो में हम लोगों ने कवर किए हुए हैं थॉरली। तो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो होती रहती है। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो है वो रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट जैसे रेट्स के ऊपर डिसीजन लेती है। रेपो रेट बहुत सालों से कम नहीं हो रहा था, तो रेपो रेट को 6.5 से कम करके 6.25 किया हुआ है। वो बात अलग है कि रेपो रेट के कम होने की वजह से अब कल को इंडिया में जो बैंक लोन्स पर इंटरेस्ट रेट लगाते हैं शायद वो भी कम होगा। तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में 6 मेंबर होते हैं। उन्होंने रेपो रेट को पहली बार 2 सालों में रिवाइज किया है। अनानिमसली वोटिंग करा, 6 की 6 लोगों ने बोला कि हाँ रेपो रेट को कम करने की जरूरत है। और एमपीसी की 53rd मीटिंग में यह फैसला लिया गया था जो 5 ऑफ फरवरी से 7 ऑफ फरवरी तक चली। और हमेशा एमपीसी कमेटी के चेयरमैन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर होते हैं, जो इस समय कौन है? संजय मल्होत्रा जी। इसके बाद चलते हैं इंडिया लॉजिस्टिक्स सेक्टर जो है। इंडिया का जो लॉजिस्टिक्स सेक्टर है वो 2030 तक बहुत अच्छे से ट्रांसफॉर्म होने वाला है, बहुत मेजरली ट्रांसफॉर्म होने वाला है। क्योंकि दो बहुत इंपॉर्टेंट पॉलिसीज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉजिस्टिक्स सेक्टर को बेहतर करने के लिए चला रही है, जिसमें एक तो है पीएम गति शक्ति इनिशिएटिव और दूसरा है नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी। आपको बता दूं, इन दोनों ही पॉलिसीज का एम है कि टॉप जो 25 वर्ल्ड बैंक की जो लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स में जो टॉप 25 कंट्रीज आती है उसमें एक स्पॉट भारत भी अपना बुक करे। अभी कितना है? तो अभी वर्ल्ड बैंक के लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स में 139 कंट्रीज में हम लोग 38 पर आते हैं। इसके बाद चलते हैं बेटा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की तरफ। आपको बता दूं, यूनाइटेड स्टेट्स ने अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप 47th प्रेसिडेंट बनते ही इन्होंने एक बड़ा फैसला क्या लिया था कि डब्ल्यूएचओ से अमेरिका को बाहर कर दिया था। अब दूसरा बड़ा फैसला इन्होंने ये लिया है कि यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट काउंसिल से भी अमेरिका को बाहर कर रहे हैं। तो यूएनएचआरसी से भी अब जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है वो डोनाल्ड ट्रंप की प्रेसिडेंटशिप के अंतर्गत बाहर हो रहा है। और डोनाल्ड ट्रंप ने बोला कि यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल के कुछ प्रैक्टिसेस बहुत अनएथिकल लगी इन्हें। जी। तो मतलब साइटिंग अनएथिकल प्रैक्टिसेस बाय सर्टेन आउटलियर कंट्रीज विद इन द यूएन। तो यूएन के अंतर्गत कुछ आउटलियर कंट्रीज की अनएथिकल प्रैक्टिसेस की वजह से यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका यूएनएचआरसी को छोड़ रहा है। ठीक है जी। तो इन्होंने बोला कि भाई हम लोगों से बहुत पैसे मांगते हैं आप लोग, तो मतलब डिसप्रपोर्शनेट फाइनेंशियल बर्डन आपने अमेरिका पर डाला हुआ है। जबकि दूसरी कंट्रीज वो अपने अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए यूनाइटेड नेशन को एक्सप्लॉइट करती है। तो आपको पता ही है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के ऊपर पहले से ही बहुत ज्यादा फाइनेंशियल बर्डन हो रखा है। इन्फ्लेशन बढ़ रही है, इनके कर्जे बढ़ रहे हैं। तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के प्रेसिडेंट होने के नाते इनके सामने सबसे बड़ा चैलेंज तो यही है कि किस तरीके से अमेरिका के बर्डन को, फाइनेंशियल बर्डन को कम किया जा सके, फाइनेंशियल लाइबिलिटीज कैसे वो कम करे। तो यूएनएचआरसी एक 47 मेंबर बॉडी है जिस जो हर साल स्विट्जरलैंड की जिनेवा में मिलती है। 2006 में ये बॉडी बनी थी। हेडक्वार्टर भी इस बॉडी का जिनेवा स्विट्जरलैंड में ही है। इसके बाद फ्रेंड्स जोमैटो जो है ये रीब्रांड हो चुका है। जोमैटो अब इटरनल के नाम से जाना जाएगा। आपको बता दूं ये 6 ऑफ फरवरी 2025 से इंपॉर्टेंट डिसीजन लिया गया। जोमैटो पहले से ही इटर्नल नाम पिछले 2 सालों से यूज कर रहा था। ऐसा नहीं है कि पहली बार कर रहा था, तो 2 सालों से यूज कर रहा था। एकदम से नाम जोमैटो से इटर्नल हुआ क्यों? तो जो कंपनी है वो बहुत सारे मल्टीपल सेक्टर्स को सर्व कर रही है, जैसे क्विक कॉमर्स, B2B, रेस्टोरेंट सप्लाईज, लाइव इवेंट्स। तो इन सब मतलब बिजनेस एक्सपेंशन की वजह से इसको लग रहा है कि जोमैटो नाम इज नॉट गुड, क्योंकि जोमैटो लोग समझते हैं फूड डिलीवरी एक एप्लीकेशन है। तो एक फूड डिलीवरी एप्लीकेशन के साथ जोमैटो और भी बहुत सारे काम कर रहा है, इसलिए इन्होंने अपना नाम जो है जोमैटो से इटर्नल कर लिया। जोमैटो के फाउंडर दीपेंद्र गोयल, आकृति चोपड़ा, पंकज चड्ढा और गुंजन पाटीदार है। जुलाई 2008 में ये कंपनी बनी थी। फॉर्मली इस कंपनी को फूडी बे के नाम से जाना जाता था जोमैटो। हेडक्वार्टर इसका गुरुग्राम हरियाणा में है। इसके बाद नीरज कुमार ने जीत लिया है गोल्ड इन नेशनल गेम्स। आपको पता होना चाहिए बेटा, नीरज कुमार जो है वो इंडियन नेवी के हैं। और इन्होंने पेरिस ओलंपिक्स ब्रॉन्ज मेडलिस्ट स्वप्निल कुमार को भी बहुत ही मतलब शॉक कर दिया इन्होंने ये मेडल जीतकर।
तो जो नीरज कुमार है वो पेरिस ओलंपिक्स में ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाले स्वप्निल कुमार, ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर, इन दोनों को पीछे छोड़ते हुए गोल्ड मेडल जीतते हैं इन द मेंस 50th मीटर, मतलब इन द मेंस 50 मीटर राइफल। तो यहाँ पर जो नीरज कुमार है ये आते हैं गोल्ड, ऐश्वर्य प्रताप सिंह आते हैं सिल्वर, और पेरिस ओलंपिक्स में जिन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता अ, वो यहाँ पर आपको ब्रॉन्ज मेडल जीतते हुए दिख भी नहीं रहे, आपको बता दूं। तो सॉरी, पेरिस ओलंपिक्स में जिसने ब्रॉन्ज मेडल जीता वो नेशनल गेम्स में भी ब्रॉन्ज मेडल ही जीतते हैं। नाम है इनका स्वप्निल कुमार। इसके बाद उमर अब्दुल्ला जो जम्मू कश्मीर के न्यूली इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर हैं, इन्होंने एक बुक रिलीज करी है, हार्ट्स एंड हीरोज, लाइव्स दैट शेप्ड अस। ये बुक के ऑथर है कुलभूषण कुमार, जो कि एक जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के ऑफिसर है, एक JKAS ऑफिसर। इसके बाद आगे चलते हैं बेटा। अभी बिम्स्टेक कंट्रीज की, बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं, बिम्स्टेक की फुल फॉर्म बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव ऑन मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। अभी बिम्स्टेक कंट्रीज की यूथ समिट 2025 7 से 11 फरवरी के बीच गांधीनगर में हुई। तो गुजरात की कैपिटल गांधीनगर में 7 से 11 जो फरवरी है उसके बीच में बिम्स्टेक कंट्रीज की यूथ समिट हुई, जहां पर बिम्स्टेक कंट्री के तकरीबन तकरीबन 40 से ज्यादा जो यूथ है वो इंडिया में मिले। तो बिम्स्टेक कंट्रीज है कौन कौन सी? बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका, थाईलैंड। तो ये 7 कंट्रीज इस समय बिम्स्टेक कंट्रीज हैं, इसमें आपको पाकिस्तान देखने को नहीं मिलेगा। इसके बाद आगे बात करते हैं जी, इस यूथ समिट का थीम क्या रहा? यूथ एज अ ब्रिज फॉर इंट्रा बिम्स्टेक एक्सचेंज, ये इस बिम्स्टेक समिट का रहा थीम। इसके बाद नेक्स्ट है फ्रेंड्स मार्कस स्टोइनिस। सभी को पता है मार्कस स्टोइनिस ऑस्ट्रेलियन एक मतलब फास्ट बॉलर है। तो इन्होंने रिटायरमेंट ले ली है ओडीआई से। यस, तो ये ऑलराउंडर मार्कस स्टोइनिस, ही हैज रिटायर्ड फ्रॉम ओडीआई क्रिकेट। वो बात अलग है कि इनका फोकस T20 क्रिकेट पे रहेगा। तो भाई साहब ने T20 से रिटायरमेंट नहीं ली है, ओडीआई से रिटायरमेंट ली है। 35 ईयर ओल्ड ऑलराउंडर है ये। ज्यादातर तो ये बॉलिंग करते हैं, बट हाँ बैट्समैन भी गजब के हैं। इसके बाद आगे बात करते हैं बेटा शारची राड़ बंगाल टाइगर्स। बिल्कुल जी। आ, अपना शराची शराची राड़ बंगाल टाइगर्स ने यहाँ पर हैदराबाद तूफान को हरा दिया है 4-3 से इन द थ्रिलिंग मेंस हॉकी इंडिया लीग। जिस तरीके से आईपीएल होता है ना क्रिकेट का, उसी तरीके से हॉकी का HIL होता है, हॉकी इंडिया लीग। तो हॉकी इंडिया लीग का फाइनल मैच चल रहा था बिरसा मुंडा इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम, राउरकेला, उड़ीसा में, जहां पर दो लोग आपस में भिड़ रहे थे, दो टीम, एक है शरची राड़ बंगाल टाइगर्स और दूसरी थी हैदराबाद तूफान। तो यहाँ पे हैदराबाद तूफान को हराते हुए 4-3 से बंगाल टाइगर्स ने ये मैच जीत लिया। इसमें जुगराज सिंह ने हैट्रिक लगाई, सैम लेन का जो बिल्कुल लास्ट मिनट का गोल था उसकी वजह से बंगाल टाइगर ये टाइटल जीत पाए। इसके बाद दोस्तों आईसीसी का जो चैंपियंस ट्रॉफी 2025 है वो 19 से शुरू हो चुका है। आपको पता है पहला मैच ही पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के बीच में है। और इस आईसीसी टूर्नामेंट का जो थीम सॉन्ग है वो जीतो बाजी खेल की है, जीतो बाजी खेल की। और ये जो थीम सॉन्ग है ये रिनाउंड पाकिस्तानी सिंगर आतिफ असलम ने गाया है। ठीक है जी। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता दूं, 19 तारीख को ये मैच खेला जाएगा और इंडिया के सारे मैचेस दुबई में होंगे। इंडिया के सारे मैचेस दुबई में होंगे, वैसे सारे मैचेस आप लोग पाकिस्तान में कंडक्ट करवा रहे हैं। इसके बाद 10 फरवरी को 3 बहुत इंपॉर्टेंट दिन सेलिब्रेट होते हैं, वर्ल्ड पल्सिस डे, इंटरनेशनल एपिलेप्सी डे और नेशनल डिवॉर्मिंग डे। इन दिनों को एक बार जरूर देख के जाइएगा, ऐसे कई सारे क्वेश्चन डे से रिलेटेड आते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स आप सभी को पता है अभी पेरिस में एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समिट हुई थी, जिसमें इंडिया की तरफ से प्राइम मिनिस्टर मोदी भी यहाँ पर गए। और इस समिट में बहुत सारे मतलब हाई प्रोफाइल इवेंट्स शामिल थे। तो फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन ने इस समिट की शुरुआत करी और एआई के ऊपर बात हो रही थी। तो ये एक्चुअली में समिट था, समिट फॉर एक्शन ऑन एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसमें 100 से ज्यादा कंट्रीज के हेड ऑफ स्टेट, सीईओ, साइंटिस्ट, बहुत सारे लोग इस समिट में थे। यहाँ तक कि अमेरिका से आते हैं यूएस के वाइस प्रेसिडेंट JD वैंस, चाइनीज वाइस प्रेसिडेंट आते हैं, सॉरी वाइस प्रीमियर आते हैं जैंग, फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन। तो बहुत से हाई प्रोफाइल जो लोग थे वो यहाँ पर थे, इंक्लूडिंग इंडियन प्राइम मिनिस्टर अपना इसका नरेंद्र मोदी जी। तो ये तब की बात है जब फ्रांस से प्राइम मिनिस्टर मोदी का काफिला अमेरिका पहुंचा था। तो वो यात्रा पर गए थे ना अभी फ्रांस और अमेरिका की, फ्रांस में वो इसी समिट के लिए गए थे। फ्रांस की कैपिटल पेरिस है, यूरो करेंसी है, इमैनुअल मैक्रोन प्रेसिडेंट है और फ्रैंकोइस बेरो वहां के प्राइम मिनिस्टर है। इसके बाद दोस्तों उड़ीसा की गवर्नमेंट ने यहाँ पर चला दी है अंत्योदय गृह योजना।
अंत्योदय गृह योजना क्या है ये? एक यूपीएस, मतलब यूनिफाइड पेंशन स्कीम को इंप्लीमेंट करने के लिए स्कीम को चलाया गया है यहाँ पर। अंत्योदय गृह योजना इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन जो है उड़ीसा में, उन लोगों के लिए इस योजना को चलाया गया है। क्यों? ताकि उड़ीसा की सरकार इस अंत्योदय गृह योजना में अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोवाइड करवाएगी इस ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लोगों को, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लोगों को। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोवाइड करवाए जाएंगे। आने वाले 3 सालों के अंदर 25 लाख घर जो है वो बनाकर उड़ीसा की सरकार इन गरीबों को देने वाली है, जिसमें टोटल पैसा उड़ीसा का 7,550 करोड़ के आसपास लगेगा। तो इसमें हर घर के लिए तकरीबन 1,20,000 जो है वो अलॉट किया गया है। और 20,000 अलग से आपको बोनस मिलेगा अगर आपके घर का कंस्ट्रक्शन 4 महीने के अंदर होता है, और अगर 6 महीने के अंदर कंप्लीट होता है तो 10,000 का बोनस सरकार आपको देगी। और जैसे कि मैंने बोला, ये न्यूक्लियर फैमिली के लिए जो है वो आप लोग जनरली, सॉरी, ज्वाइंट फैमिली के लिए ये स्कीम जो है ऑफ कोर्स उनके लिए भी एलिजिबल है। तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लोग जिनकी फैमिली में हस्बैंड वाइफ डिपेंडेंट पेरेंट्स और बच्चे रहते हैं, अनमैरिड बच्चे रहते हैं, वो भी इस स्कीम के लिए एलिजिबल है। इसके बाद बेटा, एन बीरेन सिंह, आपको बता दूं मणिपुर के ये सीएम थे। इनसे मणिपुर की हालत बिल्कुल नहीं संभली, बीजेपी की तरफ से वहां के सीएम है। और हाल फिलहाल में इन्होंने 9 ऑफ फरवरी इस समय प्राइम मिनिस्टर मोदी अमेरिका में थे, तब इन्होंने रिजाइन करा और मणिपुर में लग गया आर्टिकल 356। बहुत इंपॉर्टेंट है आर्टिकल 356, स्टेट इमरजेंसी के बारे में आपको बताता है। और 2 सालों से मांग चल रही थी बीरेन सिंह अपनी कुर्सी से उतरे, क्योंकि पिछले 2 सालों से यहाँ पर मतलब दंगों की स्थिति चल रही है। उसके बाद बीजेपी ने प्रेशर डाला एन बीरेन सिंह के ऊपर ऑफ कोर्स, और कुछ प्रेशर बाहर से भी हुआ, कुछ प्रेशर पार्टी के अंदर से भी हुआ, और एट लास्ट इन्होंने रिजाइन कर दिया। इसी के साथ अतिशी सिंह जो है, जो दिल्ली की चीफ मिनिस्टर थी, इन्होंने भी रिजाइन कर दिया है क्योंकि करारी हार मिली है आम आदमी पार्टी को दिल्ली इलेक्शंस में। आपको पता है 70 सीट्स के ऊपर इलेक्शंस हुए थे, रिजल्ट में 48 सीट्स पर जीती है बीजेपी और मात्र 22 सीटों पर रही है आम आदमी पार्टी। कांग्रेस ने हमेशा की तरह यहाँ पर भी जीरो ही स्कोर किया है। तो कांग्रेस का खाता काफी सालों से यहाँ पर नहीं खुला, मतलब शीला दीक्षित के जाने के बाद कांग्रेस जीरो जीतती आ रही है दिल्ली में। तो ये भी एक बहुत ही डरा देने वाली कंडीशन है फॉर कांग्रेस पार्टी। इसके बाद फ्रेंड्स, इंडिया जो है वो तीसरी पोजीशन पर है ग्लोबली, जहां तक बात आती है लीडरशिप की। किसमें? एनर्जी और एनवायरमेंटल डिजाइन, ग्रीन बिल्डिंग सर्टिफिकेशन, जिसको लीड कहते हैं। तो जहां पर लीडरशिप इन एनर्जी एंड एनवायरमेंटल डिजाइन, ग्रीन बिल्डिंग सर्टिफिकेशन की बात आती है तो ग्लोबली हम लोग तीसरे नंबर पर आते हैं। बिल्कुल। तो ग्रीन बिल्डिंग्स होती क्या है? ग्रीन बिल्डिंग्स जनरली आप उन बिल्डिंग्स को कहते हैं जिन बिल्डिंग्स को बनाते समय भी पोल्यूशन नहीं हुआ और वो बिल्डिंग बनने के बाद भी एक्सेसिव कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से एब्जॉर्ब कर ले रही है। ठीक है जी। तो चाइना इस लिस्ट में नंबर 1 पर है, नंबर सेकंड पर कनाडा है और नंबर थर्ड पर हम हैं। इसके बाद चलते हैं फ्रेंड्स आगे। वरुण चक्रवर्ती आपको पता ही होगा, स्पिनर है, गजब की बॉलिंग करते हैं। तो 33 ईयर्स ओल्ड स्पिनर है और ये इंडिया के सेकंड ओल्डेस्ट क्रिकेटर बन गए हैं जिन्होंने अपना ओडीआई डेब्यू किया। यस, ओडीआई डेब्यू। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, कोलकाता नाइट राइडर्स की तरफ से खेलते हैं ये, आपको स्पिनर देखने को मिलेंगे। और फिल सॉल्ट जैसे लोगों को इन्होंने अपने ओपनिंग स्पेल में ही बाहर का रास्ता दिखा रखा है। तो चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में इनको सेलेक्ट करेगी टीम, नहीं करेगी, देखने वाली बात रहेगी। इसके बाद प्रॉमिसिंग इंडियन यंगस्टर धामने मानस धामने जो है, इन्होंने मेडन आईटीएफ सिंगल्स टाइटल जीत लिया है तुनिशिया में। बहुत ही प्रॉमिसिंग इंडियन यंगस्टर है मानस धामने। तो आईटीएफ सिंगल्स चल रहा था इधर तुनिशिया में, जहां पर इन्होंने इस आईटीएफ सिंगल्स टाइटल को जीत लिया है। इटली के लॉरेंजो कार्बोनी को हरा दिया इन्होंने। इटली के लॉरेंजो कार्बोनी को हरा दिया इन द M15 टूर्नामेंट फाइनल इन तुनिशिया। तुनिशिया की कैपिटल ट्यूनिस है और यहाँ के प्रेसिडेंट है कायस साइद, और यहाँ पे तुनिशियन दिनार नाम से करेंसी चलती है। इसके बाद फ्रेंड्स, ये भी एक बहुत प्राउड फील करने वाली न्यूज है। मेंस टीम, इंडियन मेंस आइस हॉकी टीम यहाँ पर रिमार्केबली जीत जाती है पहला विंटर एशियन गेम्स 2025। कभी हम लोगों ने विंटर एशियन गेम्स 2025 नहीं जीता, तो ये हमारी पहली विक्ट्री है। हमने मकाओ चाइना को यहाँ पे 4-2 से हराया। और ये विंटर एशियन गेम्स हम लोगों ने पिछले वीक भी कवर करे हैं, चाइना में चल रहे थे। तो हार्बिन आइस हॉकी एरिना स्टेडियम में, हार्बिन चाइना में ये मैच हो रहा था। मकाओ की टीम को यहाँ पर हम लोगों ने 4-2 से हराया। आपको बता दूं, कुछ ओपनिंग मैचेस में हम लोग हारे भी हैं। मतलब हम लोग 0-30 से हारे हांगकांग के अगेंस्ट, हम चाइना से हारे,
हम 119 से हारे अपना तुर्कमेनिस्तान के अगेंस्ट। तो कई सारे शॉक्स लगे थे हम लोगों को ओपनिंग मैचेस में, बट उसके बाद जिस तरीके से हम लोगों ने कम बैक किया, चक दे इंडिया की फील आने लग गई यहाँ पर। इसके बाद फ्रेंड्स 15th एडिशन एरो इंडिया शो का। एरो इंडिया शो आपको पता ही है, दुनिया भर की बड़ी बड़ी कंपनीज को इंडिया में इनवाइट करते हैं। बेंगलुरु के येलहंका एयरपोर्ट में ये लोग आते हैं अपने डिफेंस इक्विपमेंट्स एयरक्राफ्ट को लेकर। और इस बार का एरो इंडिया शो का सबसे स्पेक्टेकुलर जो इवेंट रहा वो था रशिया का सुखोई 57 और अमेरिका का F-35। ये दोनों एयरक्राफ्ट एक इवेंट में आप लोगों को देखने को मिले, जो कभी देखने को नहीं मिलते हैं। तो इससे इंडिया की ना एक प्रोमिनेंट डोमिनेंट कंडीशन तो पूरी दुनिया में दिखती है। इसके बाद 900 से ज्यादा एग्जीबिटर, 150 से ज्यादा फॉरेन फर्म्स, 90 से ज्यादा कंट्रीज ने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया। 26 डिफेंस मिनिस्टर, 118 सीईओ और कई सारे एयर चीफ 43 कंट्रीज के इस इवेंट में आए। इस इवेंट का थीम रहा रनवे टू अ बिलियन अपॉर्चुनिटीज। तो ये प्लीज एक बार याद करके जाना, रनवे टू अ बिलियन अपॉर्चुनिटीज। इसके बाद फ्रेंड्स 11 फरवरी को 3 दिन सेलिब्रेट होते हैं, इंटरनेशनल डे ऑफ विमेन एंड गर्ल्स इन साइंस, सेफर इंटरनेट डे, वर्ल्ड डे ऑफ द सिख। इसके बाद चलते हैं प्रधानमंत्री जनधन योजना की तरफ। आपको पता ही है 2015 में प्रधानमंत्री जनधन योजना जो है एक जीरो बैलेंस अकाउंट की योजना यहाँ पे लॉन्च की गई थी। 10 साल हो चुके हैं इस योजना को। और आइए एक बार 10 साल में इसके सिग्निफिकेंट माइलस्टोन्स की बात कर लेते हैं। 10 क्या, इसको 11 साल हो गए ऑलमोस्ट। 2014 अगस्त में इसको लॉन्च किया गया था। तो जीरो बैलेंस अकाउंट स्कीम थी ये। इससे पहले जीरो बैलेंस अकाउंट भारत में नहीं खुलते थे। तो यहां पर अभी बताया गया है जनवरी 15 2025 तक का डेटा मेरे पास है कि जनधन योजना के अंतर्गत 54.58 करोड़ बैंक अकाउंट्स खुल चुके हैं, जिसमें से जिन टोटल बैंक अकाउंट्स में से 55% बैंक अकाउंट्स तो विमेन ने खुलवाए हैं। तो ऑफ कोर्स कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री जनधन योजना ने विमेन फाइनेंशियल इंक्लूजन की तरफ फोकस किया है। तो यहाँ पर बेसिक अकाउंटिंग सर्विसेज इन लोगों को दी जाती है, जैसे सेविंग्स अकाउंट, डेबिट कार्ड, बैंकिंग एक्सेस। तो एक बहुत ही बढ़िया स्कीम है प्रधानमंत्री जनधन योजना। इसके बाद बांग्लादेश के प्रेसिडेंट देख लीजिए, यहाँ पर आपके पास है मोहम्मद यूनुस। अच्छा, सॉरी, बांग्लादेश जैसे कि आपको पता ही है कि यहाँ पे शेख हसीना कभी यहाँ की प्राइम मिनिस्टर हुआ करती थी। और आप लोगों से पूछा जा सकता है कि जो मोहम्मद यूनुस है ये किस तरीके से पावर में आए। तो आपको पहली बता दूं, मोहम्मद यूनुस जो है वो इस समय एक इकोनॉमिस्ट है, पॉलिटिशियन है। और कई सालों से इनको नोबेल प्राइज भी मिल चुका है। हालांकि देखो, मुझे तो कहीं ना कहीं ये इंसान एंटी इंडियन लगता है। प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस इसको आप कहा जाता है। तो शेख हसीना के जाने के बाद एक इंटरिम गवर्नमेंट यहाँ पर बनती है, और उस इंटरिम गवर्नमेंट के चीफ आपको यहाँ पर मोहम्मद यूनुस दिखते हैं। तो मोहम्मद यूनुस जो है उन्होंने यहाँ पर ऑपरेशन डेविल हंट स्टार्ट किया है। ऑपरेशन डेविल हंट उन लोगों को पकड़ेगा जो लोग वॉयलेंस फैला रहे हैं इन दिस कंट्री बांग्लादेश। तो मुझे ऐसा लगता है कि सब ढकोकले मतलब बाजी कुछ नहीं है यहाँ पर। यहाँ पे सरकार मतलब मारने वाले ही केवल बचाने का ढोंग कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है। तो बिल्कुल यहाँ पर आपको पता है शेख हसीना के जाने के बाद हिंदूज के ऊपर बहुत ज्यादा आ, वार कर रही है ये सरकार। अगर हम बात करते हैं बांग्लादेश के संस्थापक, आप लोगों से यहाँ पर पूछे जा सकते हैं। बांग्लादेश के फाउंडर है फ्रेंड्स शेख मुजीबुर रहमान। उन्होंने एक पार्टी बनाई थी जिस पार्टी का नाम था अवामी लीग। सोचो, जिस कंट्री के लोगों ने अपनी फाउंडिंग पार्टी की ही रिस्पेक्ट नहीं करी, तो वो दूसरी कंट्रीज के लोगों का तो क्या ही हाल करते होंगे मतलब। तो मैं समझ सकता हूँ। प्रेसिडेंट यहाँ पर मोहम्मद शहाबुद्दीन है, और इस समय मोहम्मद यूनिस चीफ एडवाइजर के रूप में यहाँ पर काम कर रहे हैं। तो ये एक इंटरिम गवर्नमेंट चला रहे हैं इस समय बांग्लादेश में, क्योंकि पीएम जो है वो भाग गई है। 1300 से ज्यादा लोगों को पिछले 2 दिनों में डिटेन किया है। हमें नहीं पता है क्या कर रहे हैं ये लोग। और इस ऑपरेशन में चायन इस्लाम को भी अरेस्ट किया गया है, जो कि एक एमपी रह चुके हैं सिराजगंज इलाके से। और ये भी बता दूं, कई सारे अवामी लीग के मेंबर्स को भी अरेस्ट किया है। तो ये अवामी लीग को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं एक्चुअली में। आपको बताओ, बांग्लादेश की कैपिटल है ढाका, करेंसी है बांग्लादेशी टका, मोहम्मद शिहाबुद्दीन है प्रेसिडेंट, और सर जो अभी इस समय है ये चीफ एडवाइजर है। इसके बाद हरियाणा ने एक पॉलिसी चलाई है, हर खेत स्वस्थ खेत। ये कैंपेन जो है ये हरियाणा के फार्मर्स को एक सॉइल हेल्थ कार्ड देगा। और इस टारगेट मतलब स्कीम का टारगेट क्या है कि आने वाले 3-4 सालों में सभी किसानों को सॉइल हेल्थ कार्ड बांट दिए जाए, ताकि किसान ये समझ जाए कि उनकी मिट्टी की हेल्थ कैसी है। और मिट्टी की हेल्थ को देखने के बाद ही उसमें रिसोर्सेज
या फर्टिलाइजर्स का वो इस्तेमाल करे, क्योंकि ओवर फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करना भी सॉइल के लिए हानिकारक होता है। तो 55 लाख सॉइल सैंपल्स को तो अभी तक एनालाइज कर लिया है, 70 लाख सॉइल सैंपल्स अभी तक कलेक्ट हो चुके हैं, 86.65 लाख सॉइल हेल्थ कार्ड्स बांटे जा चुके हैं। इसके बाद आगे बात करते हैं बेटा। ये एरो इंडिया शो के दौरान हम लोगों ने डिस्प्ले किया, ये इंडिया का एक तरीके का, मैं आपको बता दूं कि एक जेट ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट है। तो ये जेट ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट है जिसको HAL ने बनाया है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने बनाया है। इसका मॉडल का नाम क्या है? इस जेट ट्रेनर एयरक्राफ्ट के मॉडल का नाम है HJT-36। और अब इस HJT-36 को यशस के नाम से जाना जाएगा, यशस के नाम से। ठीक है जी। तो ये नया नाम जो है, ये मिनिस्टर ऑफ डिफेंस सेक्रेटरी जो है संजीव कुमार, उन्होंने उनके उनके प्रेजेंस में ये अनवील किया गया। और आपको बता दूं, HAL के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर भी थे डॉक्टर DK सुनील जी। तो यशस जो है, इसको काफी ज्यादा अपग्रेड किया गया है, स्टेट ऑफ द आर्ट इसमें अपना एवियोनिक्स का इस्तेमाल किया गया है, मॉडर्नाइज्ड कॉकपिट लगाया गया है ताकि ट्रेनिंग इफेक्टिवनेस, ऑपरेशनल एफिशिएंसी को बढ़ाया जा सके। रशिया यूक्रेन वॉर के बाद पहली बार, आपको बता दूं, न्यू दिल्ली जो है उसने रशिया के साथ एक बहुत बड़ी डिफेंस डील जो है ये साइन करी है। यूक्रेन वॉर जब से स्टार्ट हुआ है तब से कोई डिफेंस डील इंडिया और रशिया के बीच में नहीं हुई। तो इंडिया ने आखिरकार फाइनलाइज कर दिया है एग्रीमेंट रशिया के साथ कि हम रशिया की एंटी शिप क्रूज मिसाइल जो है ये करने वाले हैं परचेज। एंटी शिप क्रूज मिसाइल जो है ये हम लोग ना तो केवल परचेज करेंगे, बट इसके साथ साथ हम क्लब एस मिसाइल जो है, मतलब कुछ सोर्सेज का कहना है कि ये जो डील हुई है इंडिया और मॉस्को के बीच में, इस डील में क्लब एस मिसाइल सिस्टम भी इस डील का पार्ट हो सकता है। क्लब एस मिसाइल सिस्टम जो है ये सबमरीन्स के लिए डिजाइन किया गया है। आपको बता दूं, 400 किलो कैपेसिटी की मिसाइल होती है ये, 400 केजी का वॉरहेड कैरी कर सकती है, 300 किलोमीटर तक ट्रेवल कर सकती है। ठीक है जी। तो हो सकता है कि एंटी शिप क्रूज मिसाइल के साथ साथ हमने क्लब एस मिसाइल्स का टारगेट भी या ऑर्डर भी प्लेस किया हो, कुछ सोर्सेज का कहना है। उसके बाद हेनली पासपोर्ट इंडेक्स की बात करते हैं। हेनली पासपोर्ट इंडेक्स के साथ सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट पासपोर्ट है सिंगापुर का, क्योंकि सिंगापुर में आपको बता दूं 227 डेस्टिनेशन में से 193 डेस्टिनेशन आप सिंगापुर के पासपोर्ट पर विदाउट वीजा घूम सकते हैं। 227 जगहों में से 193 कंट्रीज में जाने के लिए एक सिंगापुरी सिटीजन को वीजा लेने की जरूरत नहीं है, या तो वीजा फ्री है नहीं तो वीजा ऑन अराइवल है। सेकंड नंबर पर आते हैं जापान और साउथ कोरिया के पासपोर्ट। थर्ड नंबर पर यूरोपियन नेशंस आते हैं जैसे फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, स्पेन, इटली, आयरलैंड। इंडिया की पोजीशन यहाँ पर थोड़ी डरा देने वाली है, हम लोग 80th नंबर पर आते हैं। और अकेले नहीं हम इस पोजीशन पर, 80th नंबर पर हम ये पोजीशन इक्वेटोरियल गुनिया, तजाकिस्तान, अल्जीरिया जैसे देशों के साथ शेयर करते हैं। हम लोगों के पास 62 कंट्रीज ऐसी हैं जो इंडियन पासपोर्ट पर वीजा फ्री देती हैं या वीजा ऑन अराइवल की फैसिलिटी देती हैं। इसके बाद कार्लोस अल्काराज की बात करते हैं। सर ने जीत लिया है पहला इंडोर इंडोर हार्ड कोर्ट टाइटल एट रॉटरडैम ओपन। तो रॉटरडैम ओपन में इन्होंने पहला इंडोर हार्ड कोर्ट टाइटल जीत लिया है। एलेक्सी एलेक्स एलेक्स डी मिनोर को इन्होंने हराया है 6-4, 3-6, 6-2 से इन द रॉटरडैम ओपन फाइनल। इसके बाद आपको बता दूं, इस विक्ट्री के साथ कार्लोस अल्काराज बन गए हैं पहले स्पेनिश चैंपियन जिन्होंने इस टूर्नामेंट के 52 साल के इतिहास में पहली बार जीत दर्ज की है। लाइक इन द 52 ईयर हिस्ट्री ऑफ दिस टूर्नामेंट, नेवर एवर एनी स्पेनिश चैंपियन वी हैव सीन टिल सो फार। तो पहली बार हम लोगों ने एक स्पेनिश चैंपियन को यहां पर देखा इन द 52 ईयर हिस्ट्री ऑफ दिस टूर्नामेंट। बेटा 12 फरवरी को हम लोग नेशनल प्रोडक्टिविटी डे सेलिब्रेट करते हैं और इस बार की थीम रही है फ्रॉम आइडियाज टू इम्पैक्ट, प्रोटेक्टिंग आईपी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी फॉर कॉम्पिटेटिव स्टार्टअप्स। इसके बाद आता है आपके पास मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अर्बन अफेयर्स ने यहाँ पे लॉन्च कर दिया है कलिनरी क्राफ्ट्स एंड क्लिक्स मूड्स एंड मैजिक फेस्टिवल इन कोलैबोरेशन विद माई जीओवी। तो ये शुरू हुआ है भारत मंडपम में, और इस फेस्टिवल में आपको बता दूं कुछ की लोकेशंस इंक्लूडेड है जैसे कर्तव्य पथ, अमृत उद्यान। तो एक तरीके से इस पूरे इनिशिएटिव में इंडिया के रिच कल्चरल हेरिटेज को दिखाया जाएगा, खाने के माध्यम से, आर्ट के माध्यम से, फोटोग्राफी के माध्यम से। इसके बाद प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने यहां पर इनॉग्रेट कर दिया है इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन यूनानी मेडिसिन। तो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन यूनानी मेडिसिन कहां पर इनॉग्रेट हुई है? दिल्ली में इनॉग्रेट हुई है।
किसने इनॉग्रेट करी है? प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने इनॉग्रेट करी है। यूनानी ये कॉन्फ्रेंस जो है ये ऑर्गेनाइज कौन कर रहा है? तो ऑर्गेनाइज कर रहा है यहाँ पर सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन यूनानी मेडिसिन, जिसको CCRUM कहते हैं। CCRUM अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ आयुष इस कॉन्फ्रेंस को करने वाली है, मतलब कर रही है ऑर्गेनाइज। थीम रही है इस कॉन्फ्रेंस की इनोवेशंस इन यूनानी मेडिसिन फॉर इंटीग्रेटिव हेल्थ सॉल्यूशंस, अ वे फॉरवर्ड। ठीक है जी। यूनानी डे भी हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। तो इंडिया में जो यूनानी डे है वो हकीम अजमल खां के ऑनर में सेलिब्रेट होता है, जो कि एक लेजेंडरी यूनानी फिजिशियन, फ्रीडम फाइटर के साथ साथ एक एजुकेशनिस्ट भी रहे हैं। 2016 से ये दिन जो है ये हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। इसके बाद असम यहाँ पर वर्ल्ड लार्जेस्ट झूमर डांस फेस्टिवल जो है ये 24 फरवरी को करने वाला है दोस्तों, होस्ट इन द प्रेजेंस ऑफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी। तो झूमर डांस जो है दुनिया का सबसे बड़े लेवल पर झूमर डांस असम में होने वाला है, और इसी के साथ असम बना देगा दुनिया में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड, जिसमें 7500 से ज्यादा डांसर आर्टिस्ट यहाँ पर डांस करने वाले हैं। तो 2 दिन चलने वाला इन्वेस्टमेंट समिट जिसका नाम है एडवांटेज असम, ये 25 से शुरू होगा, 26 तक चलेगा, और इसी दौरान ये झूमर डांस फेस्टिवल यहाँ पर ऑर्गेनाइज होगा। असम के बारे में आपको बता दूं फ्रेंड्स, तो हेमंता बिस्वा शर्मा यहाँ की चीफ मिनिस्टर हैं। इंडियाज गॉट लेटेंट कंट्रोवर्सी में भी इनका नाम आया था, क्योंकि देवेंद्र फडणवीस के साथ इन्होंने भी असम की पुलिस को केस रजिस्टर करने के लिए ऑर्डर दिए थे। लक्ष्मण प्रसाद आचार्य यहाँ के गवर्नर है। दिसपुर यहाँ की कैपिटल है। इसके बाद करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में इंडिया की रैंक जो है वो गिरकर 96 हो गई है। बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं। तो दिस मार्क्स अ डिक्लाइन। आपको बता दूं, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा इस करप्शन परसेप्शन इंडेक्स की रिपोर्ट तैयार की जाती है। ये रिपोर्ट 2024 की रिपोर्ट है। 96 हमारी रैंक है, और हमने स्कोर जो लिया है वो है 38। स्कोर हमारा 38 है। तो अगर हम स्कोर की बात करते हैं तो 180 कंट्रीज में से हम लोग 96 पोजीशन पर आते हैं। तो स्कोर हमारा 38 है। 2023 में कभी स्कोर 39 हुआ करता था, 2022 में कभी स्कोर 40th हुआ करता था। तो मतलब पिछले सालों के मुकाबले स्कोर हमारा निरंतर गिरता हुआ ही जा रहा है। तो इंडिया की जो रैंक है वो 96 है। और यहां पर अगर आप देखें तो लीस्ट करप्शन कंट्रीज में आती है डेनमार्क नंबर 1 पर, फिनलैंड नंबर 2 पर, सिंगापुर नंबर 3 पर। सबसे ज्यादा करप्टेड नेशंस में आते हैं साउथ सुडान, सबसे कम स्कोर है इनका 80, जिसने सोमालिया की जगह ले ली है। तो जितना कम ये स्कोर होता चला जाएगा ना, जितना कम, उतनी रैंक आपकी बिगड़ती चली जाएगी। तो 0 का मतलब हाईली करप्टेड कंट्री है, 100 का मतलब बहुत क्लीन है आप। तो मैं कह रहा हूं पिछले 2 सालों से स्कोर कम हो रहा है, इसका मतलब हम लोग करप्शन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। सोमालिया 9 पॉइंट के साथ दुनिया का दूसरा सबसे करप्टेड देश है। वेनेजुला तीसरा, सीरिया चौथा। इंडिया की नेबरिंग कंट्रीज का क्या हाल है? चाइना को 76 रैंक मिली है, पाकिस्तान हमसे बुरा है, श्रीलंका हमसे बुरा है, बांग्लादेश हमसे बुरा है। चाइना को छोड़कर नेबरिंग कंट्रीज का हाल बुरा ही है। उसके बाद वर्ल्ड बैंक की लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स की बात करते हैं, जिसमें मैंने आपको बताया था इंडिया की रैंक 38 आई है ना जी। तो वैसे हम लोग इंटरनेशनल शिपमेंट कैटेगरी में 22nd रैंक पर आते हैं। बट ओवरऑल कैटेगरी में हमारा मन है कि दुनिया की टॉप 25 कंट्रीज में हमारा भी नाम हो। तो लॉजिस्टिक्स का मतलब क्या होता है कि एक जहाज जब इंडिया में सामान लेकर आता है तो उसको आप कितने समय में खाली, मतलब फ्री कर देता है। मतलब इंडिया में जो टर्न अराउंड टाइम है वो कितना है? आपको बता दूं, इंडिया के पोर्ट्स ने टर्न अराउंड टाइम को काफी अच्छी तरीके से मैनेज करते हुए अब इसको 0.9 डेज तक रिड्यूस कर दिया है। तो इस टर्न अराउंड टाइम में हम लोग दुनिया के डेवलप्ड कंट्रीज को भी पीछे छोड़ चुके हैं, मतलब बहुत ज्यादा। जैसे अमेरिका में टर्न अराउंड टाइम है 1.5 डेज, ऑस्ट्रेलिया में 1.7 डेज, बेल्जियम 1.3, कनाडा 2 दिन, जर्मनी 1.3, यूएई 1.1, सिंगापुर 1 दिन। तो दुनिया की कुछ डेवलप्ड कंट्रीज को भी हमने टर्न अराउंड टाइम में पीछे छोड़ दिया है। तो इंडिया अपनी लॉजिस्टिक्स को बहुत ज्यादा बढ़ावा दे रहा है, ये मैंने आपको पहले भी बता दिया था, प्राइम मिनिस्टर गति शक्ति इनिशिएटिव और हमारे पास नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी की वजह से ये हो पाया है। इसके बाद मेघालय में होगी बेटा 2027 में होने वाली 39th नेशनल गेम्स। तो वेन्यू अनाउंस हो गई है। आपको पता होगा इस बार जो 13 जो नेशनल गेम्स चल रही थी वो उत्तराखंड में चल रही थी, 38 नेशनल गेम्स। तो उत्तराखंड के बाद अगली नेशनल गेम्स कब होगी, कहां पर होगी, तो वो भी अनाउंस हो गया है। दैट इज इन मेघालय। 39th नेशनल गेम्स मेघालय में होगी। तो मैं जो क्लोजिंग सेरेमनी हुआ था 38 नेशनल गेम्स का उत्तराखंड के हल्द्वानी में, उसी समय IOA फ्लैग मेघालय ने रिसीव किया।
आईओए मतलब इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, वो ही ऑर्गेनाइज करवाती है ये जितनी नेशनल गेम्स है। इसके बाद पंकज अडवाणी जी, बिल्कुल अडवाणी जी जो है इन्होंने जीत लिया है 36 नेशनल टाइटल, किसमें, स्नूकर में। तो इन्होंने जीत लिया है 36 नेशनल टाइटल, और वैसे ये जीत गए हैं 10th मेंस स्नूकर चैंपियनशिप। इंडिया के बहुत ही ज्यादा डेकोरेटेड क्यूइस्ट हैं ये। 36 नेशनल टाइटल के साथ साथ इन्होंने 10वां मेंस स्नूकर चैंपियनशिप जीत लिया है यशवंत क्लब में। बहुत ही इंप्रेसिव, मैं आपको बता दूं, क्यूइस्ट है, मतलब स्नूकर खेलते हैं। इन्होंने ब्रिजेश दमानी को हरा दिया फाइनल में। और इसके बाद आगे बात करते हैं, 13 फरवरी को फ्रेंड्स हम लोग वर्ल्ड रेडियो डे सेलिब्रेट करते हैं। इसके बाद मोहम्मद रफी के बर्थडे पर, मोहम्मद रफी जो कि एक प्लेबैक सिंगर, लेजेंडरी प्लेबैक सिंगर रहे हैं, इनके बर्थडे पर, इनके 100th बर्थडे पर हमने 100 रुपए का कमेमोरेटिव कॉइन जो है वो यहाँ पर लॉन्च किया है। आपको बता दूं, इंडिया में कॉइन्स और 1 रुपए के नोट फाइनेंस मिनिस्ट्री छापती है, ठीक है, आरबीआई नहीं छापता। तो ये सिक्के का अपना ऑब्वर्स साइड अगर आप देखें तो यहाँ पर आपको लॉयन कैपिटल दिखेगी अशोकन पिलर के साथ, मतलब लॉयन कैपिटल ऑफ अशोकन पिलर। नीचे लिखा होगा सत्यमेव जयते, भारत एंड इंडिया जो है वो इसके ऊपर इंस्क्राइब है। तो ये ऑब्वर्ड साइड है। और इसके पीछे रिवर्स साइड की बात करें तो मोहम्मद रफी जी की इमेज है, मोहम्मद रफी, जिसके नीचे इंस्क्रिप्शन है मोहम्मद रफी की जन्म शताब्दी, मतलब बर्थ सेंटिनरी ऑफ मोहम्मद रफी। इसके बाद आगे चलते हैं, एशिया का पहला एनिमाट्रॉनिक एलिफेंट, एनिमाट्रॉनिक एलिफेंट एली, इसको बेंगलुरु में कर दिया है अनवील। मतलब एक तरीके से मोटराइज्ड एलिफेंट है, ठीक है। तो इसको पेटा इंडिया ने बनाया है, और इसमें जो आवाज है वो दिया मिर्जा जी की है। तो एली जो है वो बच्चों को एजुकेट कर रही है कि एलिफेंट कैप्टिविटी की हार्श रियलिटीज क्या है, और जानवरों के प्रति लगाव, इन सब चीजों को प्रमोट किया जाएगा। तो 2023 से ही आपको बता दूं, एली जो है वो 1,65,000 बच्चों तक अभी तक पहुंच चुकी है, और बहुत सारे स्कूल्स में एली को लेकर जाया गया है। इसके बाद सचिन यादव जो है, इन्होंने अपना जेवलिन थ्रो में नाम रजिस्टर कर लिया है, नेशनल गेम्स में गोल्ड जीता है सचिन यादव ने। इनका बेस्ट थ्रो था 84.39 मीटर्स। सचिन यादव उत्तर प्रदेश से आते हैं। इसके बाद आगे बात करता हूं बेटा, आचार्य सत्येंद्र दास के साथ आज का करंट हो जाएगा खत्म। इन्होंने जल समाधि ले ली है, मतलब इनकी डेथ हो गई है। चीफ प्रीस्ट है अयोध्या राम जन्मभूमि टेम्पल के, ही हैज रिसेंटली पास्ड अवे। एसपी एसजीपी जीआईएमएस लखनऊ में इनका इलाज चल रहा था। 1938 में सर पैदा हुए, इन्हीं के समय बाबरी मॉस्क टूटी, इन्हीं के याद में, इन्हीं के समय, इन्हीं की मौजूदगी में राम टेम्पल बना। तो मतलब व्हाट अ लाइफ, व्हाट अ लाइफ। स्पिरिचुअल सर्विस इन्होंने 20 साल की उम्र से ही शुरू कर दी थी। निर्वाणी अखाड़ा के मेंबर रहे हैं सर 30 सालों तक। और 6 दिसंबर 1992 को ये चीफ प्रीस्ट बने थे, बाबरी मस्जिद के डिमोलिशन के बाद। 2024 में जो डॉक्यूमेंट्री सीरीज बनी थी बैटल ऑफ अयोध्या, उसमें भी सर को फीचर किया गया है, इनको दिखाया गया है। तो राम जन्मभूमि टेम्पल के सबसे लंबे समय तक रहने वाले चीफ प्रीस्ट रहे हैं ये। क्या नाम है इनका? आचार्य सत्येंद्र दास। मतलब जब प्राण प्रतिष्ठा सेरेमनी हुई थी ना राम मंदिर में, राम जी की, मतलब उस प्राण प्रतिष्ठा सेरेमनी में भी आपने इनको देखा। मतलब जो प्रतिष्ठा सेरेमनी थी जो पिछले साल हुई थी, उसको जो 1 ईयर कंप्लीट हो गए थे जनवरी 2025 में, उसमें भी आप यहाँ पर देखते हैं। तो प्राण प्रतिष्ठा सेरेमनी में भी राम लला जी के आइडल के साथ में खड़े हुए थे। मतलब लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ प्रीस्ट रहे हैं राम जन्मभूमि टेम्पल के। और इसी के साथ दोस्तों ये इंटरेस्टिंग वीडियो हो जाती है यहीं पर खत्म। आई होप आपने वीडियो को थ्रू आउट द एंड देखा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 3rd वीक के करंट के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।